बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार जोरदार तरीके से। और ऑब्वियसली मेडिकल सीरीज आगे बढ़ रही है और मेरी पूरी कोशिश यही है कि जितने भी मेडिकल प्रोस्पेक्ट्स हैं इंडियन एयरफोर्स की एंट्री में, उनको भी आपको गहराई से समझना जरूरी है। ये सेशन खास इसलिए भी होंगे क्योंकि लगातार हर एक्सपर्ट आपके सामने होंगे। आपके सामने आई एक्सपर्ट होंगे, आपके सामने डेंटल एक्सपर्ट होंगे, आपके सामने एनटी एक्सपर्ट होंगे, आपके सामने आपके मसल्स एक्सपर्ट्स होंगे। हर सेगमेंट पैथोलॉजी से लेकर के एलएफटी, केएफटी, हर तरह का टेस्ट जो इंडियन एयरफोर्स में स्पेसिफिक है, उन सारे प्रोस्पेक्ट को लेकर हम आपके सामने आएंगे। और जैसे आपको पता है कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर देश का इकलौता मेडिकल सेंटर है जो आपको देता है प्री मेडिकल फैसिलिटी। प्री मेडिकल फैसिलिटी एक प्रॉपर हॉस्पिटल के अंतर्गत, जहां आपकी जांच बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, आपके कहते हैं ना सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक एक एक प्रोस्पेक्ट का टेस्ट है। 27 to 30 टेस्ट के आसपास आपको प्रोसेस किया जाता है और हर पैरामीटर से जज किया जाता है कि आप कितने अप टू द मार्क हैं। कहीं कमी है तो उसे गाइड भी किया जाता है और उसे ट्रीट भी किया जाता है, जिससे आप क्योर हो सकें और फाइनली कॉन्फिडेंट तरीके से अपने मेडिकल में सफलता को सुनिश्चित कर सकें। देश के जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हैं जो कि भावी अग्निवीर बनने जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं बेटा कि मेडिकल को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर आपके साथ है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं अस्मिता मैम, जो कि डेंटल एक्सपर्ट हैं। हर बारीकी, हर पहलू जो जरूरी है आपके लिए जानना, साथ ही साथ वो आपको गाइड करेंगी, क्योंकि डेंटल पॉइंट को लेकर अक्सर बड़ी सारी कंफ्यूजन देखने को मिलती है कि बच्चे ना समझ पाते हैं ना कोई समझा पाता है। तो आज मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको बेहतर ढंग से पता चलेगा कि 14 डेंटल पॉइंट एग्जैक्टली होते क्या हैं और कैसे उनको काउंट किया जाता है, और एग्जैक्टली आपके पास टोटल डेंटल पॉइंट कितने होते हैं। अगर कुछ कमियां भी हैं, कैविटी इशू है, अन्य इशू है, उन प्रोस्पेक्ट को भी लेके आपके सामने बात होंगे। और इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से डेंटल पैरामीटर्स क्या हैं, उनको लेके हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं सीके सर, जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं। ऑब्वियसली उनसे बारीकी से हम समझेंगे आई स्टैंडर्ड के हर पैरामीटर को, जहां ऑब्वियसली आपको समझना जरूरी होता है कि CP1 CP2 की कैटेगरी क्या है सर, आई में और क्या क्या प्रोस्पेक्ट है सर जिनका ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में भी गड़बड़ी कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको स्पेक्ट्स लगा हुआ है वो डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के सेशन में आपको इन सारे प्रश्नों का बेहतर ढंग से जवाब मिलेगा और हर चीज़ में प्रॉपर क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं मैम से ही जानना चाहूँगा, मैम डेंटल पार्ट को लेकर के जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली फौज की सारी ही एंट्री हम ले लें, इंडियन एयरफोर्स के लिए ले लें, इंडियन नेवी के लिए ले, इंडियन आर्मी के लिए ले लें, अभी तो ज़बरदस्त पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मेडिकल शुरू होने जा रहा है बच्चों का, इवन जितनी भी कमीशन एंट्री है सबको ले लें। तो फौज के अंदर ये सच है कि आपका ईयर, दैट मीन हियरिंग पार्ट को अच्छे से समझा जाता है, आपकी आई को अच्छे से देखा जाता है, उतना ही महत्व आपके डेंटल पॉइंट्स को भी लेके लिया जाता है। तो क्या है एग्जैक्टली ये डेंटल पॉइंट और क्या बच्चों को क्योर करना है और क्या पैरामीटर होता है वहाँ पे टेस्टिंग के दौरान? मैम जी, जैसे जब भी हमारे पास बच्चे आते हैं तो सबसे पहले उनके बेसिक जो नॉलेज है, जो उनके दिमाग में है कि डेंटल पॉइंट्स क्या होते हैं, राइट, मिनिमम डेंटल पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है और कितने मैक्सिमम होते हैं, राइट। तो डेंटल पॉइंट्स होते क्या हैं कि हमारे मुंह में, जिसको हम ओरल कैविटी कहते हैं, उसमें हमारे मुंह के अंदर जो दांत हमारे प्रेजेंट हैं, उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हर दांत के जो नंबर होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको मिला करके जो पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम डेंटल पॉइंट्स कहते हैं। अब हम ये जानते हैं पहले तो कि कैसे हम दांत को कैलकुलेट करते हैं, हर दांत के लिए क्या पॉइंट्स हैं, किस बेसिस पे पॉइंट्स को दिया जाता है। अब हम अगर अपने दांतों को, पूरे मुंह के दांतों को 4 भाग में डिवाइड करें, जैसे अगर आप मेरे देखें कि अगर से 4 भाग में डिवाइड करें तो सबसे पहले हमारे में आते हैं एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स आगे के दांत और पोस्टीरियर मीन्स पीछे के दांत। एंटीरियर के दांत में हमारे इधर से चलें तो 2 सेंट्रल्स, 1 कैनाइन और 2 प्रीमोलर्स, जिनको हमने 1 मतलब ईच पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं विजडम टूथ तक मिला के 3 पोस्टीरियर टूथ, दैट इज मोलर्स, जिनको मोलर्स जो कि चबाने में काम आते हैं, खाना चबाने के काम आते हैं। उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उनको 2-2 नंबर में दिया हुआ है। तो अगर इस तरीके से देखें तो 5 और 2-2-2 दैट इज 11। तो और ये एक दांत का नंबर नहीं होता है, उसके ऑपोजिट टूथ में, यानी कि नीचे के दांत का, नीचे के जबड़े के दांत जो उसके ऑपोजिट टूथ होता है, वो भी जब तक साउंड टूथ है, साउंड टूथ मतलब कि उसमें कोई कैविटी नहीं है, अपने अच्छे से वो इरप्टेड मतलब कि दांत में, मुंह में जम चुका है और वो अपने ऑपोजिट टूथ में एकदम ऐसे टच करके ऑक्लूजन पे बैठा हुआ है, तब जाके उन दोनों दांतों को हम उस हिसाब से 1 या 2 नंबर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चलते हैं, मान लीजिए किसी के में सारी कोई इश्यू नहीं है तो 11 और 11 राइट हो गए 22 डेंटल पॉइंट टोटल 22 डेंटल पॉइंट्स हो गए। अब हम आते हैं कि हमारे पॉइंट्स कहाँ पे कट होते हैं। अच्छा, एयरफोर्स सिलेक्शन के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है कि 14 डेंटल पॉइंट्स होने ही चाहिए,
तब हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले बेसिक हम उनका जो मुंह खुलवा के देखते हैं, तब तक देखते हैं कि ओरल हाइजीन मेंटेन हो। ओरल हाइजीन हम बोलते हैं कि दांत की सफाई, अगर मोटा मोटा समझे दांत की सफाई, दांत में कोई स्टेन्स ना हो, जिनको हम प्लाक आप लोग आम भाषा में बोलते हैं, हम लोग उसको कैलकुलस बोलते हैं, उसका कोई डिपॉजिट ना हो। ये देखने के बाद फिर मैं बच्चों में दांतों में देखती हूँ कि वही पॉइंट्स कैलकुलेट करती हूँ। अगर दांत कोई फ्रैक्चर्ड है, कैविटी है, तो उस हिसाब से उस दांत का 1 नंबर माइनस होगा। और अगर पोस्टीरियर दांत ऊपर का तो ठीक है, लेकिन अगर उसका नीचे का काउंटर टूथ जो है अगर वो अफेक्टेड है, ज़्यादा ग्रॉसली केरियस है, तो उसका नंबर भी फिर कट होता है। राइट मैम। हम नेगेटिव मार्किंग नहीं करते, बट उस दांत का उतना नंबर माइनस नहीं मिलता है जी। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारे 14 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं तो वो बच्चा एलिजिबल हो जाता है। राइट मैम। अब प्रश्न आता है कि बच्चे आते हैं, क्योंकि भ्रम तो रहता ही है, अलग अलग वो डेंटल हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं, अलग अलग डेंटल डॉक्टर्स भी मिल जाते हैं, बेसिकली उनको फौज का एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कुछ भी सजेशन बच्चों को मिलता है, उनमें एक डर पैदा किया जाता है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ मैम, क्या इसके सुधार के भी चांसेस, जैसे मान लीजिए किसी के 14 डेंटल पॉइंट नहीं है, तो क्या वो बच्चा डर जाए? और ये 14 डेंटल पॉइंट नहीं है तो इसमें बच्चों का प्रश्न ये बनता है कि मैम मेरे आगे का एक दांत गिर गया है, पीछे के मेरे 2 दांत खराब हो गए हैं। तो ये जो इस तरह के प्रश्न हैं 1 दांत 2 दांत वाले, क्या इससे बच्चे डर जाते हैं मैम? तो क्या 1-2 दांत से भी बाहर होने के चांसेस बनते हैं कि नहीं? बिल्कुल भी पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई चीज़ खराब हुई है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हो। जहाँ हमने उसको ठीक कर दिया तो उस दांत का पॉइंट वापस से जुड़ जाता है। जैसे कि पहले नंबर पे अगर आते हैं कि कैविटी है, छोटी सी कैविटी है, अगर अंदर डीप नहीं है तो उसमें ऊपर ही हम उसका दांत के रंग का मसाला, जिसको आप लोग मसाला बोलते हैं, हम लोग फिलिंग बोलते हैं या रेस्टोरेशन भी बोलते हैं, उसको करा के जैसे हम उसको अगर फिल करा लेते हैं तो हमारे वापस से वो 2 नंबर या अगर आगे का दांत है 1 नंबर मिल जाता है। अगर ज़्यादा डिकेड है, डिकेड मीन्स सड़ा हुआ है, जिसको आप लोग कहते हैं कीड़ा लग गया है, ज़्यादा है, तो फिर हम उसके लिए फर्दर देखते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दैट इज RCT। बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, होती है, क्लिनिक्स में होती है। लेकिन RCT तब तक आपने करा तो ली, लेकिन RCT के बाद फिर हम कैप उसके ऊपर क्राउन भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि आधा अगर क्राउन नहीं है उस पर तो वो आधा ट्रीटमेंट है और फिर तो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। तो आप अगर उसके ऊपर क्राउन भी लगवा लेते हैं तब भी आपका वापस से वो 2 नंबर का दांत पॉइंट्स मिल जाएंगे। फिर आते हैं कि अगर कोई दांत मिसिंग है, राइट, ये कि इतना सड़ गया कि वो गिर गया है, और मैम बचपन में खेलने कूदने के वजह से ही बच्चों के साथ फ्रैक्चर्ड हो जाते हैं, तो इन सब केस में क्या होता है कि हम उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट करा लीजिए। रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि पहला कि कोई दांत अगर मिसिंग है तो हम उसके लिए ब्रिज के लिए जाते हैं। ब्रिज में क्या होता है कि हम एक उसके आगे का दांत और उसके एक जो पीछे का दांत है उसका सपोर्ट लेके वहाँ पे दांत लगाते हैं। वापस से फिर अगर हम ऐसा प्रोसीजर कर लेते हैं तो हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। कोई दांत हमारा आधा, जैसे बच्चे साइकिल चलाते टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसमें भी हम उसमें सलाह देते हैं कि आप उस पर क्राउन लगवा लीजिए। और इन सब ट्रीटमेंट को फॉलो करने के बाद कोई डरने की, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में है कि उसको पॉइंट्स काउंट किए जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डेंटल को लेके ही मैम दिमाग में है, जो बच्चे अक्सर मेरे से भी पूछते रहते हैं। जैसे उनके दांत बहुत आगे पीछे होते हैं और ब्रेसेस लगने की बात आ जाती है, तो उससे भी वो डरे रहते हैं कि सर एक दांत बहुत अंदर चला गया, एक दांत बहुत बाहर आ गया, तो इससे बच्चों में एक भय पैदा होता है। और मैं आपको ऑनेस्टली मैम बताना चाहता हूँ, ऑब्वियसली इस मंच से भी कहना चाह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग डाइवर्ट करने वाले हैं, बच्चों को डरा दिया जाता है। असल में जो सही है वही सलाह दे तो सही है। ऑब्वियसली बीइंग अ डॉक्टर आप जब सजेस्ट करते हो तो हर चीज़ की टेक्निकलिटी समझ में आती है और वो कन्विंसिंग लगता है। और आज बात करने का उद्देश्य भी है कि जो ये बच्चे इतना मेहनत करते हैं, रिटन क्वालिफाई करते हैं, फिर सेकंड स्टेज क्वालिफाई करते हैं मैम, और फाइनल स्टेज में जाके केवल इन कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गड़बड़ी हो जाए तो बड़ा अंदर से दुख होता है। और मुझे लगता है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत ही इसी बेस को लेकर है कि हम इस डर, इस भय को देश से खत्म करना चाहते हैं। उन्हें बताते हैं कि मेडिकल इतना बड़ा तोप नहीं है, अगर उसको एक सिस्टमैटिक तरीके से समझ कर करके किया जाए, और इसीलिए हम बच्चों को हेल्थ केयर सेंटर में इनवाइट भी करते हैं। तो प्रश्न यही था मैम कि बहुत दांत आगे पीछे हैं तो क्या केस है, क्या ये भी एक रीजन है? सबसे पहले तो ये जो दांत लेमैन जैसे आम भाषा में बोले कि दांत आगे पीछे होना, दांत आगे पीछे होने में भी 2-3 कैटेगरी होती है। दांत आगे पीछे होना, ठीक है, जबड़ा ठीक से बंद नहीं होना, मतलब कि हमारा नॉर्मल जो बंद होता है जिसको हम ओक्लूजन बोलते हैं, जो नॉर्मल कंडीशन में नीचे के जबड़े के ऊपर का जबड़ा आता है उसको ऐसे कवर करते हैं। बट कुछ केसेस में उल्टा भी बंद होता है जिसको हम क्रॉस बाइट कहते हैं। कुछ केसेस में वो खुला ही रहता है जिसको हम ओपन बाइट रहते हैं, और कुछ केसेस में वो इतना बंद कर देता है कि हमारे नीचे के दांत विजिबल ही नहीं होता है, जिसको हम डीप बाइट कहते हैं। बट घबराने की दिक्कत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सब का करेक्शन डेंटल उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में अवेलेबल है।
ऐसे केस में सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपके दिमाग में 12 साल 13 साल 14 साल की उम्र से है कि मुझे डिफेंस में जाना है, तो थोड़ा सा तभी से अगर जागरूक हो जाए, क्योंकि वो बेस्ट एज होती है हमारे ट्रीटमेंट लेने के लिए, ब्रेसेस के लिए, जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं या ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अभी इतना उम्र भी नहीं है मैम इनका, 15 ईयर 16 ईयर के ही है मैक्सिमम जी। पॉसिबल है, करीब करीब पूरे जबड़े का एक्सरे देख के, कंडीशन देख के 1 से सवा साल का ट्रीटमेंट होता है, 8-9 महीने का ट्रीटमेंट होता है। वो डिपेंड करता है कि किसकी क्या कंडीशन है, और वो आराम से किया जा सकता है और करेक्ट किया जा सकता है, जिसके बाद अब फर्दर क्वालिफाई हो सकते हैं। जी मैम, मुझे लगता है कि कई सारे प्रश्नों को मैंने कवर करने की कोशिश की। बाकी कमेंट बॉक्स में आप जरूर आइए, और बिल्कुल डॉक्टर अस्मिता मैम आपसे डायरेक्ट भी इंटरेक्ट करेंगी और इनका पर्सनल वीडियो भी इस चीज़ को लेके आएगा, और हमारी कोशिश होगी कि मैम का एक लाइव सेशन जरूर हो आप सबके लिए टाइम टू टाइम, वेयर यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, मैम से आप मिल सकें, बातें कर सकें, अपने सारे डाउट्स खत्म कर सकें। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि सलाह उसी से लेनी चाहिए जो उस चीज़ का एक्सपर्ट हो, और मैम इतने सालों से एक्सपीरियंस तरीके से टास्क को करते आ रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को उन्होंने प्री मेडिकल के माध्यम से, मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के प्री मेडिकल के माध्यम से उनको बहुत सही किया है, अप टू द मार्क किया है, और उनको फाइनली सफलता दिलाई है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा से आई के पैरामीटर को भी उठाते हैं। मैं जानता हूँ इतने से सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाला, बट कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं प्लीज़ उन्हें आप रखें, हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे उसको कवर अप करें और बेहतर ढंग से आपको बताएं। तो बिल्कुल अब बढ़ते हैं डॉक्टर सीके सर के पास और जानने की कोशिश करते हैं आई के हर पैरामीटर एंड प्रॉस्पेक्ट को। तो सर मोटा मोटा सबसे पहला प्रश्न यही है कि आई पैरामीटर क्या है एग्जैक्टली डिफेंस एंड फ्रीज के अंतर्गत, स्पेशली आज एयरफोर्स के स्पेसिफिक वर्जन पे हम बैठे हैं, बट ऐसा नहीं है, मुझे लगता है चाहे बच्चा पैरामिलिट्री फोर्स का हो, मिलिट्री फोर्स का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, आर्मी को, सबके लिए आई के अपने पैरामीटर्स हैं। तो बेसिकली मैं समझना चाहता हूँ आई पैरामीटर स्पेशली एयरफोर्स के लिए क्या है, और आई में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। जी फर्स्ट थिंग तो हम विजन देखते हैं। पहले बच्चा आता है, उसका विजन देखते हैं कि उसका विजन क्या है। विजन जो कम से कम 6 होना चाहिए, एक नॉर्मल विजन राइट, जो कि 6 मीटर डिस्टेंस से लेटर होते हैं, वो 6 लेटर चार्ट के होते हैं। वो 6 साइज वाला लेटर वो 6 मीटर से अगर पढ़ लेता है तो ये विजन 6 है। लेकिन एयरफोर्स में जो है 636 तक एक्सेप्टेबल है। 636 मीन फर्स्ट लाइन 660 हो गई, फिर सेकंड लाइन हो गई 636, मतलब सेकंड लाइन को अगर वो परफेक्टली पढ़ ले रहा है बिना चश्मे के, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। और अगर इसके बाद फिर आप चश्मे का भी आता है, इसमें विद ग्लास भी एक्सेप्टेबल है। विद ग्लास मीन कम से कम आपका +- 3 डायोप्टर 3.5 डायोप्टर तक एक्सेप्टेबल है स्फेरिकल नंबर, और +- 2 डायोप्टर तक सिलेंड्रिकल नंबर एक्सेप्टेबल। और इसमें आपका फिर 2 चीज़ें आती हैं डिस्टेंस में, एक हाइपरमेट्रोपिया आता है, एक मायोपिया आता है। हाइपरमेट्रोपिया में लगभग प्लस करेक्शन लगते हैं, जो कि +3.5 डायोप्टर तक नंबर जो आएंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, वो हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और फिर मायोपिया होता है, उसमें माइनस नंबर लगते हैं, उसमें -3.5 डायोप्टर तक एक्सेप्टेबल है। और इनके साथ में जो सिलेंड्रिकल नंबर होते हैं वो प्लस के साथ में भी +- हो सकते हैं, जो कि हाइपरमेट्रोपिया में है, और माइनस में भी +-2 डायोप्टर तक होते हैं सिलेंड्रिकल। थोड़ा सा जटिल भाषा हो गई डॉक्टर वाली, मेरे को भी समझ में उतना अभी नहीं आता एग्जैक्टली, मैं बच्चों का ही प्रश्न रख रहा हूँ। थोड़ा और आसान भाषा में सिलेंड्रिकल क्या है, मतलब ये थोड़ा समझना चाहते हैं हम। हाँ, सिलेंड्रिकल मीन जो होता है, पहले स्फेरिकल में पूरे लेंस में पावर होती है। लेंस जो होता है वो पूरे लेंस में पावर होती है, उसमें वो नॉर्मल होता है। जैसे मैंने लिया है पूरे लेंस में पावर है। पावर तो लेंस में पूरे में होती है, वो थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा हमें डीप जाना पड़ेगा। स्फेरिकल मीन पूरे स्फीयर में, पूरे स्फीयर मतलब पूरे में पावर होगी वो, ठीक है। और सिलेंड्रिकल जो होता है उसमें एक एक्सिस होती है, उसमें 180 से लेकर के 360 तक पावर होती है, लेकिन 180 तक ही हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ऐसा होता है जब 180 जाएंगे तो फिर से 180 हो जाएगा, तो इसलिए 180 को ही कैलकुलेट करते हैं, 360 इसमें नहीं होता है। तो 180 से जब हम घुमाते हैं, उसमें एक जिस नंबर पे लिखा होता है उसकी परपेंडिकुलर पावर होती है, तो वो सिलेंड्रिकल नंबर होता है। उसको हम पहले तो हम कंप्यूटर से वो कर लेते हैं तो उसमें तो आ जाता है, लेकिन जैसे मैनुअल करते हैं तो मैनुअल में तो हमें कोई होता है ना, उसमें असेसमेंट करना होता है, तो उसमें हम रख करके उसको रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं, जहाँ पर बच्चे को क्लियर हो जाता है तो वो उसकी एक्सिस होती है। ये सिलेंड्रिकल नंबर में होता है। सिलेंड्रिकल नंबर में एक्सिस होती है, इस एक्सिस पर, जैसे 90 एक्सिस पर है, वहाँ पे करेक्ट हुआ तो वो सिलेंड्रिकल नंबर हो गया। राइट। तो सबसे फर्स्ट थिंग हम स्फेरिकल नंबर होता है जिसमें पूरी पावर होती है, उसको पहले देखते हैं। अगर उससे बच्चे का विजन 6 नहीं आ रहा है तो फिर हम सिलेंड्रिकल नंबर यूज करते हैं।
दोनों ही पैरामीटर से चेक किया जाता है। दोनों ही किया जाता है। अच्छा, बच्चों में सर एक बहुत बड़ा डर ये भी होता है, कभी कभी घबराहट में ही बच्चे चीज़ें दिखती भी हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं, या लेटर ही है सर, इंसान का ब्रेन ही है, रीच है आई का, बट ब्रेन सही ढंग से नहीं बता पाया, तो कुछ गलती हो गई, तो क्या उस गलती के बाद डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है या वहाँ लिबर्टीज मिलती हैं? नहीं, बाहर करने का क्या है, जैसे बच्चा जल्दी में होता है तो थोड़ा सा उसको हम लोग रिलैक्स करते हैं कि आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ कोई मतलब वो चीज़ें नहीं है, आपको आराम से पढ़ना है। एक बार जैसे वो कर दिया तो हमें लगता है कि नहीं ये बच्चा पढ़ सकता है, लेकिन बच्चा जल्दी में या डर के मारे नहीं पढ़ रहा है, तो उसको हम फिर से कहते हैं कि आराम से धीरे धीरे पढ़िए, तो बच्चा फिर से पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन थोड़ा सा डर के कारण जो होता है उसको हम फिर से बच्चे को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। अब बात आती है सर बच्चों को जो इश्यूज हैं, तो आई में मुख्यतः किन किन तरह के इश्यूज हैं जो बच्चों को रहते हैं और किस तरह का क्योर उन्हें करने की ज़रूरत है, और या ऐसा क्या पैरामीटर है जिस वजह से बच्चे आउट होते हैं बेसिकली आई टेस्ट में? आई टेस्ट में देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग तो विज़न ही आता है। विज़न में जैसे आपके यहाँ 636 तक एक्सेप्टेबल है, तो ये तो नॉर्मल हो जाता है, बहुत कम, जिसका लगभग 3 नंबर के ऊपर है उसका ही 660 मतलब नहीं पढ़ पाता है। जैसे 2 नंबर के आसपास जिसका आता है प्लस माइनस में, वो लगभग 660 पढ़ लेता है, 636 पढ़ लेता है। अगर वो 636 पढ़ ले रहा है तो वो एक्सेप्टेबल है आपके यहाँ फोर्स के लिए, मतलब जो यहाँ पे अभी चल रहा है ये, उसमें एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्या है कि जैसे इससे ज़्यादा नंबर है तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। क्या है कि कभी कभी -4 नंबर 5 नंबर तक भी हो जाता है, लेकिन आपके यहाँ क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसके लिए लेसिक भी होता है। लेकिन एयरफोर्स में लेसिक जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है जी, और अदर एग्जाम्स में है एक्सेप्टेबल। ग्रेजुएशन एंट्री जो भी है, दैट मीन अबव 20 ईयर्स जिन बच्चों की एज हो जाती है, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फौज के अंदर रखी गई है। जी, तो लेसिक तो उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, बच्चों को किस तरह का सर क्योर रखना चाहिए? जैसे एक होता ना कि आँख में स्पैक्स लग गया, पावर लग गई, तो पावर लगने के बाद, पावर लगने का तो कई कारण हो सकता है, वो मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टीबी हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, अनुवांशिक हो सकता है, बाई जीन्स भी है ये चीज़। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चों को क्योर करना चाहिए स्पैक्स लगने के बाद, स्पेशली कि उनका और ना पावर गिरे? जी, सबसे फर्स्ट थिंग तो आज आपने जो मोबाइल का चर्चा किया, इसमें ऑनलाइन क्लासेस सबसे ज़्यादा इसमें चल रही हैं। जब से कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लासेस है, तो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से भी मोबाइल दिन भर उनके पास रहना है, तो उससे भी हमारा विजन अफेक्टेड होता है। तो उसमें क्या है, मोबाइल से जो हार्मफुल रेजेस निकलती हैं, सबसे फर्स्ट थिंग तो उसके लिए हम कहते हैं अगर आपको पावर लग रही है तो भी, नहीं लग रही है तो भी, ब्लू लेंसेज आते हैं आजकल, ब्लू कट लेंसेज आते हैं, उसमें कई कलर आते हैं, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, कई कलर्स आते हैं, डबल कोटिंग आती है, O2 आती है, बहुत सारे आते हैं। उसमें आप किसी भी का स्पेशलिस्ट के पास जा करके वो आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या है, जो मोबाइल से आपका नुकसान होने वाली आँखों का, उससे आप बच सकते हैं। और सेकेंड थिंग फिर खान पान है। जैसे खान पान, आप हॉस्टल्स में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो खान पान में थोड़ा सा गड़बड़ी भी हो जाती है उस तरह से, तो उससे भी इफेक्टेड होता है। बचपन से भी माँ बाप को भी अगर जैसे चश्मा लग रहा है, माँ बाप मायोपिक हैं, मायोपिक का ज़्यादा असर होता है। मायोपिक मीन जिसको माइनस नंबर लग रहा है, -3, 4, 5 तक माँ बाप को अगर लग रहा है, तो वो बच्चों को अनुवांशिक में आना ही आना है, 90% श्योर है और आता भी है, तो अनुवांशिक भी होता है। क्योर के लिए 2 ही फैक्टर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट थिंग तो डाइट अच्छी भी होनी। अगर जैसे आपका प्रॉब्लम भी है थोड़ी सी, डाइट अच्छी ले रहे हैं, पालक वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, विटामिन ए के सोर्सेज हैं, और विटामिन ए के कैप्सूल्स भी आते हैं, ये सब रिकवर करते हैं, लेकिन इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि इनसे रिकवर ही हो जाएगा। ये एक सहायक हैं। और आप चश्मा जैसे लग रहा है, 1 नंबर तक चश्मा अगर लग रहा है बच्चे को, 1 से कम लग रहा है, तो उसके उतरने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन आफ्टर 21 ईयर नहीं, 21 के पहले तक। 21 के बाद 21 के बाद का जो है वो थ्योरेटिकल भी है और हमने प्रैक्टिकल भी किया है, तो 21 के बाद नहीं उतरता है। 21 के पहले 1 से कम नंबर है, प्लस हो चाहे माइनस हो, वो उतर भी सकता है। अब जो सबसे अहम प्रश्न है सर कि आई स्टैंडर्ड मान लीजिए बच्चे का, आपने कहा 636 का जो क्राइटेरिया है जो एक्सेप्टेबल है, बट स्पैक्स के बाद तो सर वहाँ भी 6/6 की डिमांड होती है। हाँ, बिल्कुल। तो स्पैक्स के बाद वो 6/6 बना दिया जाता है। वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 90% में हो जाता है। अब जैसे आप बता रहे हैं, जैसे बच्चा नहीं पहन रहा चश्मा, आज 5 साल से उसको प्रॉब्लम है, वो नहीं पहन रहा है, तो उसका क्या है, उसका 6/6 नहीं आता है। क्या हो जाए वो कि आइज़ जो हमारी हैं, उनके न्यूट्रिशन जो लाइट है, जो नेचुरल लाइट होती है, वो हमारे पर्दे पे पड़ती है, तो वो भी इसको न्यूट्रीट करती है। एक पॉइंट होती है फोबिया,
वहाँ पे जब तक बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस नहीं होगा, हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, तो वहाँ पे उसकी भी रोशनी कम होती जाए। जैसे रोशनी नहीं पाएगा वो, किसी किसी में स्क्विंट होता है, आंखें तिरछी होती है, भेंगापन जिसको कहते हैं, तो उसमें क्या है, एक आंख पे तो पूरी लाइट आती है, एक भाग जाती है इधर या अंदर की तरफ, तो उसमें वो लाइट पूरी नहीं पड़ती, तो वो न्यूट्रीट नहीं करती पर्दे को। तो जब वो न्यूट्रिशन नहीं पाता है तो उसमें धीरे धीरे वो रोशनी कम हो जाती है। फिर हम आफ्टर करेक्शन भी उसको 6/6 नहीं कर सकते। ओके, ये समस्याएं होती हैं। जैसे चश्मा आप नहीं पहन रहे तो उसमें 6/6 धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, लेकिन तुरंत आप चाहेंगे कि 5 साल से मुझे 2 नंबर लग रहा है, मैं तुरंत कर लूँ, तो नहीं होता है। ओके, इट टेक टाइम। अच्छा, तो जैसे अभी आपने आई साइट की बात की, तो आई साइट में आपने बताया कि कुछ लोग देख तो सीधा रहे होते हैं, बट आइडेंटिफाई वो तिरछा करते हैं। अब उसको यहाँ कुछ आम भाषा में कुछ बोलते हैं, अच्छा स्पिंट है वो। क्या इसके भी ट्रीटमेंट होते हैं? हाँ, स्किन का भी अगर थोड़ा सा है, जैसे हम लोग पेन से या फिर इसके और भी एग्जामिनेशन होते हैं उससे करते हैं। अगर स्क्विंट थोड़ा थोड़ा है, थोड़ी डिग्री पर है, तो वो एक्सरसाइज से सही भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा है, कुछ मतलब इतने तिरछे पे है, लगभग 30-40 डिग्री तक है, तो उसका फिर ऑपरेशन होता है। तो जैसे आपने कहा कि अगर वो आंख उसकी तिरछी है तो उसका ऑपरेशन किया जा सकता है और उसे करेक्ट किया जा सकता है। तो बच्चे इस बात को भी लेके न घबराएं। आई थिंक सर सेशन काफ़ी बड़ा होता जा रहा है एंड हम जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों के साथ आपके प्राइवेट सेशन सर, जिसमें आप पर्सनली बच्चों के साथ मुलाकात करें। कलर विजन का भी जो कह रहे थे, कलर विजन का CP फर्स्ट और CP 2, आपके यहाँ नॉर्मली CP फर्स्ट और 2 होता है। फर्स्ट मीन आपने सारे पूरे बिल्कुल क्लियरली पढ़ लिए जी, ठीक है। कलर विजन चार्ट होता है, इशिहारा बुक होती है जी, उसमें पूरा इसकी रीडिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, फिर इसमें पैटर्न्स होते हैं, वो देखने होते हैं। तो अगर आप पूरा पढ़ ले रहे हैं नॉर्मली, कोई कहीं दिक्कत नहीं हो रही, तो CP फर्स्ट में आता है, वो बिल्कुल आप मतलब क्वालिफाई है, उस पर कोई दिक्कत नहीं। और CP 2 आता है, उसको जैसे आप नहीं पढ़ पा रहे, कहीं प्रॉब्लम हो रही, कुछ लेटर्स मिस हो रहे हैं, ज़्यादातर ये ग्रीन और रेड के लिए प्रॉब्लम करता है फर्स्ट थिंग, तो ये CP 2 में आ जाता है। तो CP 2 तो आपके यहाँ एक्सेप्टेबल है, एयरफोर्स में एक्सेप्टेबल है, बाकी और परीक्षाओं में CP 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। जी हाँ, फौज की कई सारी हैं, जिसमें फ्लाइंग कोर में तो सर सोचा भी नहीं जा सकता एग्जैक्टली, क्योंकि ग्राउंड, हाँ नहीं सर, इवन फौज में भी नहीं सर, ग्राउंड ड्यूटी की जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जो हैं, या सिक्योरिटी की जॉब में जा रहे हैं, दैट में पुलिस के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये अपॉर्चुनिटी उनके पास वहाँ पर मिल जाती है। क्या होता है ना कि हमें कलर विजन प्रॉब्लम क्या होती है, अब जैसे आप नॉर्मली चल रहे हैं, रेड ग्रीन सिग्नल्स हैं, आपको प्रॉब्लम रेड और ग्रीन की है, आप समझ ही नहीं पा रहे रेड है कि ग्रीन है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, ऐसा लिटरली होता है? हाँ, रेड जो होता है किस कलर में उनको दिखाई देता है? कलर जो है रेड जो है लगभग ये ब्लैक में आ जाते हैं। अच्छा, रेड और ब्लैक में देखते हैं, जैसे मिक्सअप हो जाता है ना कभी कभी, तो ब्लैक में हो जाते हैं। नहीं तो जैसे रेड नहीं, जैसे रेड देखते हैं तो उनको ब्लैक दिखाई देता है, थोड़ा सा दूर से, पास में नहीं, पास से जैसे इतने पास है, जैसे दूर से देख रहे हैं जी, तो मिस करता है कलर। ओके, मिस इन सेंसर कोई ना कोई तो कलर होता है, कलर ही नहीं होता है। नहीं, कलर दिखता है। कौन सा कलर हो? रेड है, ग्रीन है, ये थोड़ा सा ब्लैक में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कौन सा कलर है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। कलर है ये एलोइस है, ये कलर मतलब कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जी, ये चीजें हैं, इसलिए कलर विजन का ज्यादा महत्व होता है। कलर विजन का तो महत्व होगा ही, क्योंकि फौज जंगलों में है, ग्रीन कलर ही नहीं क्लियर होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। रेड और ग्रीन पे ही सारा चीज टिका हुआ है, इसलिए मोस्टली हमला है और रेड मतलब अलर्ट है, इसीलिए सेकंड पर ही मेरे ख्याल से आप चीज को स्टॉपेज किया गया है। सेकंड के बाद नहीं जी, सेकंड में जो भी बच्चे जा भी रहे हैं वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाते हैं सर, तो उनको वहाँ एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ आई थिंक इट्स गोइंग अ फैंटास्टिक सेशन और बहुत कुछ जानने को सीखने को मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पर्सनल लेवल पे होंगे। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि सर लोगों का टाइम टू टाइम सेशन आपके लिए आता रहे, बिकॉज इतना अनुभव है और इतनी बारीकी से हर बातों का पता है इन्हें, तो मुझे लगता है कि बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैं प्रोसीजर तो हमेशा आपको बताता आया हूँ और मैं बताता भी रहूँगा, बट मुझे लगता है कि हमेशा अपने एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि थैंक यू सो मच मैम टू पुट द सच स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेंटल फैक्टर, बिकॉज बच्चों में बहुत भ्रम पैदा किए जाते हैं, बट आज मैम ने बहुत खूबसूरती से आपको हर पॉइंट क्लियर किया है। तने भी आई पार्ट को लेकर के जितने भी सेगमेंट थे बहुत अच्छे ढंग से बताएं, और बस कमेंट बॉक्स में डिमांड करिए नेक्स्ट कब हाजिर होना है फिर से इसी तरह के और बेहतर सेशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक फ्रॉम आवर साइड। और हमेशा ध्यान रखें कि मेडिकल को लेकर आप कोई डरेगा नहीं, क्योंकि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर और ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर आपके पास हैं जो वाकई में आपको बेहतर बनाएंगे, कॉन्फिडेंट बनाएंगे और मेडिकल में आपकी 100% सफलता सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए आप बिल्कुल ऑफिशियल नंबर पर नीचे दिख रहा है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर का, इस पर आप व्हाट्सअप भी
कर सकते हैं। मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर की आप वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां से बुकिंग करके अपनी आप फटाफट अपनी डेट अलाइन कर लें, जिससे आपका मेडिकल टाइमली हो सके और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो 100% खत्म हो सके। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।